गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। हम शेरशाह सूरी को पढ़ रहे हैं और शेरशाह सूरी को पढ़ते हुए हमने उसकी प्रशासनिक सफलताओं की, प्रशासनिक सुधारों की जो है बात कर ली है। और उसके बाद जो है अब हम शेरशाह सूरी का एक और जो मुख्य कार्य था, उसकी एक और मुख्य उपलब्धि थी, उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भू राजस्व व्यवस्था की, जिसमें शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था, तो भू राजस्व व्यवस्था किसी भी राज्य की समृद्धि का मुख्य हिस्सा होती है। उसका किस प्रकार से प्रबंधन किया है समकालीन शासक ने, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसी के बारे में आज हमारा टॉपिक है। हम यही पढ़ेंगे कि कैसे शेरशाह सूरी जो है एक अच्छे प्रशासक के रूप में नहीं, अपितु एक अच्छा भूमि का प्रशासक यानी कि एक अच्छा भूमि राजस्व के स्थिति में सुधार करने वाला शासक भी बना, और उसने जो है अपनी राज्य की आय के साधनों को भी बढ़ाया। तो कोई भी राज्य है वो भू राजस्व के बिना जो है प्रगति नहीं कर सकता। किसी भी राज्य की आय का मुख्य आधार उस राज्य का भू राजस्व होता है। तो भू राजस्व का निर्धारण शेरशाह के द्वारा किस प्रकार से किया गया, वो आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी के साम्राज्य की आय का मुख्य साधन भी भू राजस्व था। भू राजस्व जो है दो भागों में बांट करके हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम जो है उसको बांटते हैं स्थानीय करों में। स्थानीय करों की जब हम बात करते हैं तो स्थानीय कर जो है उनके लिए अखबाब शब्द यूज किया गया है। अखबाब कहते थे जिसमें लोगों की जो स्थानीय लोग थे उनकी आय के जो मुख्य साधन है उन पे जो कर लगाया जाता था, या उत्पादन और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उन पे जो कर लगाया जाता था। और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटे मोटे उद्योग धंधों को चलाने वाले हैं, उनकी जो वस्तुएं हैं, उनके द्वारा निर्मित की गई वस्तु और उनके द्वारा यूज किए जाने वाली, कच्चे माल के द्वारा यूज किए जाने वाली जो वस्तुएं हैं, उन सभी पे लगने वाले कर को स्थानीय कर के रूप में शामिल किया गया है। और उस स्थानीय कर को जो है अखबाब कहते थे, अखबाब। तो जो दूसरा जो कर था स्टूडेंट्स, वो था जो है भू राजस्व या भूमिकर। इसको जो है हम लगान भी कह सकते हैं। इसके लिए जो है लगान शब्द भी यूज किया गया है, भूमिकर भी यूज किया गया है, भू राजस्व भी यूज किया गया है। यानी कि सम्राट ने जो कृषि योग्य भूमि थी उस पे जो कर लगाया उसको भूमिकर कहा गया। और ये जो कर निर्धारण था उसने भूमि की पैमाइश के आधार पे ही जो है कर का निर्धारण किया था कि किस तरह की भूमि पे कितना कर लगाया जाएगा। और ये कर जो है एक साल में दिया जाएगा, छमाही दिया जाएगा, या भूमि की जो उत्पादन है, भूमि से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसका कितना दिया जाएगा, वो 1/3 दिया जाएगा या 1/4 भाग दिया जाएगा। इस बारे में इतिहासकारों में कुछ एक मतभेद हैं। तो इस प्रकार से शुरुआत में हमने बात की है अभी कि उसने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए जो है दो तरह के साधनों से राज्य को आय होने के लिए बताया है कि उस समय के इतिहासकारों ने कि दो तरह से राज्य को आय होती थी। स्थानीय करों से, जिसका जो है उत्पादन और उपभोग की वस्तुओं पर जो कर लगाए जाते हैं, और भू राजस्व या भूमि कर से, जिसको लगान भी कहते हैं, कि जो भूमि से जो उत्पादन होता है और उस उत्पादन को बेच करके या खड़ी फसल के रूप में जो राज्य का हिस्सा होता है, जो राज्य की आय का मुख्य साधन होता है, उसको जो है लगान या भूमिकर कहते हैं। तो भू राजस्व या माल गुजारी में जो है शेरशाह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। आर पी त्रिपाठी लिखते हैं कि शेरशाह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था उसके द्वारा
लागू किए गए भू राजस्व सुधार थे, और उसने इतने अच्छे भू राजस्व सुधार तय क्यों किए? इसका मुख्य कारण ये था कि जब उसके पिता के साथ वो जो है जब उसके पिता के साथ एक जागीरदार के साथ वो रह रहा था, तो उसने किसानों की स्थिति का जो है बड़ी बारीकी से अध्ययन किया कि किसानों को किन वजहों से कितना शोषण का शिकार होना पड़ता है, और जो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी हैं वो उनका कितना शोषण करते हैं, जमींदार उनका कितना शोषण करते हैं। तो इस प्रकार से हर तरह से शोषित किसान जो है कैसे भूखमरी का और शोषण का शिकार होता चला जाता है और दिन प्रतिदिन गरीब होता जाता है। वहीं से सीख करके उसने ये जो है मन में ही बैठा लिया था कि जब मैं राजा बनूंगा तब जो है इन सारी व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके जो है एक अच्छी भू राजस्व व्यवस्था जो है उस समय के किसानों को दूंगा। तो तभी से ही जो है उसके दिमाग में ये बातें थी, और इसीलिए जो है उसने भूमि के सुधार के लिए काफी सारे कार्य किए, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली और किसानों को जो है काफी फायदा हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि उस समय के किसान जो है काफी खुशहाल थे और उस व्यवस्था से काफी खुश थे जो सम्राट शेरशाह सूरी द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ पे 3 बातें जो है भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताई गई हैं कि 3 बातों पे भू राजस्व निर्धारित था। वो 3 बातें ये थी कि जो शेरशाह ने तय किया था कि जो खेत है उसकी वास्तविक दर को नाप लिया जाए, खेत की वास्तविक दर को नाप लिया जाए कि खेत की जो भूमि है वो कितनी है, और उस भूमि के बीघे किस आधार पे बनाए जाएंगे, वो जो है अंगुल का माप होगा, गज के हिसाब से बनाए जाएंगे। तो वो उसने सबसे पहले निर्धारण किया था। दूसरा जो है उसने निर्धारण किया कि जो प्रमुख फसलों पर माल गुजारी वसूल की जाएगी वो नकद रूप में वसूल की जाएगी, या फिर खड़ी फसलें जो खड़ी हैं उनके भाग के रूप में जो है वो वसूल की जाएगी। तो जो खड़ी फसलें हैं उसका जो है उस फसल के भाग कर लिए जाएंगे खड़ी के, तो वो एक भाग के रूप में वो लेगा, या फिर जो है वो नकद के रूप में लेगा, सारी फसल किसान बेच देगा और राज्य को जो है आमदनी जो होगी उसमें से जो तीसरा या चौथा हिस्सा है वो देगा। फिर उसने ये भी निर्धारण कर दिया था कि जो पूरा एरिया है, पूरा उसके राज्य की जितनी भी भूमि है, तो उस एरिया में जो है किस भूमि पे कर लगाया जाएगा और किस पे जो है कम कर लगाया जाएगा। मैं कहने का मतलब ये है, जब भूमि की माप कराई गई तो उसमें भूमि की किस्में भी निर्धारित की गई कि कौन सी उत्तम किस्म की भूमि है, कौन सी मध्यम किस्म की भूमि है और कौन सी निम्न दर्जे की भूमि है, और उसी आधार पे जो है आगे कर व्यवस्था निर्धारित की गई। तो उस समय शेरशाह सूरी के द्वारा जो है निर्धारित की गई ये भूमि कर व्यवस्था जो है इन 3 बातों पे आधारित थी, जिसको मद्देनजर रख के जो है शेरशाह ने रैयतों से सीधे संबंध स्थापित कर दिए। रैयत जो है किसान को ही बोला जाता है, किसान को कहा जाता है रैयत, जो अपने खेतों में जो है स्वयं जिसके पास भूमि का मालिकाना हक होता है और अपनी भूमि का वो मालिक होता है, लेकिन कम भूमि का मालिक होता है, छोटे दर्जे की भूमि का मालिक होता है, कम भीगे उसके जो है अधीन होते हैं। तो इस प्रकार से रैयतों के साथ सीधा संबंध स्थापित करके और उनको विभिन्न सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करके और विभिन्न जो है एक अच्छी व्यवस्था उनको दे करके रैयतों का जो है उसने दिल जीत लिया, और रैयतों के साथ उसका सीधा संबंध था। और उसके शासनकाल में किसानों को जो है बड़े जमींदारों के शोषण से भी मुक्ति मिल गई, और विभिन्न जो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी थे उनके शोषण से भी जो है उनको मुक्ति मिल गई। तो अब जो है आगे हम बात करते हैं भू राजस्व की प्रमुख विशेषताओं की। सबसे पहले जो है भूमि की पैमाइश, भूमि की पैमाइश। शेरशाह सूरी ने जो है भूमि की पैमाइश करवाई, उसके लिए जो है उसने निर्धारित किया कि किस प्रकार से जो है भूमि को मापूं और कैसे जो है उसके बीघे बनाए जाएं। जो पुरानी चली आ रही व्यवस्था थी उसको मद्देनजर रखते उसने उसमें कुछ सुधार किया, जैसे कि पहले जो है पीछे का जो समय है उसमें 33 अंगुल का जो गज है उसका यूज किया जाता था लोदियों के शासनकाल में। तो यहाँ पे 32 अंगुल के जो है गज का यूज किया शेरशाह सूरी ने। 32 अंगल का जो एक गज था, लोहे की राड थी, उसको यूज किया गया और उसके आधार पे जो है
भूमि को मापा गया और वहाँ पे 32 अंगुल का एक गज मान लिया गया और 60 गज की भूमि, तो 60 बाई 60 की भूमि, 60 बाई 60 की भूमि जो है एक बीघा हो जाती थी कि 60 बाई 60 का जो ये है बीघा है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो इतनी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो 60 बाई 60 की वर्गाकार भूमि को एक बीघा मान लिया गया था और इस प्रकार से निर्धारित कर लिया गया था कि किस किसान के पास कितनी भूमि है, यानी कि कितने बीघे हैं, और इस प्रकार से जो है भूमि की माप का हमें पता चलता है। तो यहाँ पे बीघे के रूप में जो है इसको मान लिया गया था और बीघे का क्षेत्रफल 60 बाई 60 गज का रखा गया था। तो यहाँ पे दौलत शेर शाही के अध्याय 10 से हमें पता चलता है कि भूमि की पैमाइश के बाद जो है उसने निर्धारण किया कि किस तरह की भूमि को उत्तम भूमि में जो है गिना जाए, कौन सी भूमि जो है मध्यम दर्जे की होगी और कौन सी भूमि को जो है हम निम्न दर्जे की भूमि में शामिल कर सकेंगे। तो इस प्रकार से इतिहासकारों ने जो समकालीन जो भी डेटा उनको मिले हैं उसके आधार पर शेरशाह की भूमि की पैमाइश के बारे में विभिन्न विवरण दिए हैं। आगे हम बात करते हैं पैदावार की जांच और भूकर का निर्धारण। पैदावार की जांच और भूकर निर्धारण। तो उसने यहाँ पे कुछ मुख्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की जो कि ये देखते कि किसान की पैदावार कितनी हुई है और जो है उसके आधार पे ही आगे भू राजस्व नियुक्त किया जाता था, निर्धारित किया जाता था। तो ये जो भू राजस्व है किसान नकद के रूप में देगा, अनाज के रूप में देगा, और नकद के रूप में देगा तो उसकी जो भूमि है उसकी किस्म क्या है उस आधार पे ही वो निर्धारित किया जाता था। जैसे कि बहुत ही जो उत्तम दर्जे की भूमि थी, इतिहासकारों का मानना है कि 1/3 उसमें से जो किसान है वो नकद के रूप में या फिर जो है फसल के रूप में ही जो है अपना माल गुजारी देता था। माल गुजारी यानी कि भू राजस्व जो है बहुत ही जो उत्तम दर्जे की भूमि थी, अधिक उत्पादन देती थी, उस पर 1/3 जो है वो देना होता था। उसके बाद जो है मध्यम दर्जे की भूमि पे 1/4 भाग यानी कि चौथा 1/4 भाग जो है किसान को माल गुजारी के रूप में देना होता था, और जो सबसे निम्न दर्जे की भूमि थी उसके लिए जो है कर व्यवस्था बहुत ही कम थी, उसके लिए कम जो है कर उनको देना होता था। तो सबसे पहले ये जांच करवाई गई कि कौन सी भूमि किस किस्म की है, वो उत्तम किस्म की है, मध्यम किस्म की है या फिर निम्न किस्म की है, और उसके बाद करों का निर्धारण किया गया। अहमद खान सारंगवानी एक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि भू राजस्व का जो निर्धारण किया गया था, अधिकतर जो उत्तम दर्जे की भूमि थी उससे 1/3 जो है कर वसूला जाता था, लेकिन इसके विपरीत जो है अन्य इतिहासकारों का ये मानना है कि वो 1/4 भाग ही लिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है आमतौर पर भूमि कर नकदी के रूप में लिया जाता था और फसल के अनुसार ही जो है वर्ष में एक या जो है दो बार ही उसका जो है निर्धारण कर लिया जाता था। तो इस प्रकार से लगान के अतिरिक्त जो है उसको जरीमाना भी देना होता था। जरीमाना का अर्थ है कि जो भूमि की पैमाइश करवाने की फीस, भूमि की पैमाइश करवाने की फीस, और जो मुहासिलाना देना होता था वो है कर इकट्ठा करने की फीस, कर इकट्ठा करने की फीस। तो जो अधिकारी होते थे, जो राज दरबार से जो अधिकारी जरीमाना के रूप में जो है भूमि की पैमाइश करते थे उसकी फीस किसानों को ही देनी होती थी फीस के रूप में, यानी कि कर उनको देना होता था। और मुहासिलाना यानी कि जो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी हैं उनको भी जो है इनकम, उनकी भी जो आय का साधन है वो किसानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर ही होता था। उसकी जो परसेंटेज है वो 2.5% से 5% होता था, यानी कि किसान की जो फसल हुई है 100% जितनी भी फसल हुई है, मान लिया 100 मन फसल हो गई किसान को, किसी किसान को 100 मन अनाज 1 बीघे में हो गया, ये केवल एक उदाहरण स्वरूप हम मान रहे हैं।
तो उसमें से 2.5 से लेकर के 5% तक ये जरिमाना और मुहासिलाना, ये दोनों ही जो हैं फीस के रूप में, कर के रूप में जो है उन अधिकारियों को देने होते थे, और जो उन अधिकारियों की जो है इनकम के सोर्सेज थे। तो उसके बाद जो है हसन खान एक और बात समझाते थे उसको, शेरशाह सूरी को, कि जो किसान हैं उनसे जो है अकाल के समय कि मान लिया कोई आपदा आ जाए एकदम से, तो उसमें जो है राजा क्या करे, उसके लिए भी राजा को पहले ही जो है ऐसे प्रबंध कर लेने चाहिए जिससे जो है अकाल के समय पे अकालग्रस्त लोगों को वो सहायता दे सके। तो उसके लिए भी शेरशाह सूरी ने उचित प्रबंध किए थे। उसमें भी जो है लोगों से ही उनकी आय का 2.5% जो है वो लेता था, यानी कि 2.5% वो जो है बुरे समय के लिए अनाज के रूप में लोगों से वो अनाज जो पूरा होता था 1 बीघे में, तो 100% में से 2.5% किसानों को जो है अपने बुरे समय के लिए एक सेविंग के रूप में राजा के पास देना पड़ता था, ताकि राजा जो है अकाल के समय, बाढ़ के समय या कोई भी प्राकृतिक आपदा यदि आ जाए, तो ऐसी जो स्थिति है वो आ जाए, तो उसमें राजा सहायता कर सके प्रजा की। तो इसीलिए जो है गोदामों में 2.5% जो है किसान अपनी आय में से, अपनी उपज में से, पूरी उपज का 2.5% जो है वो सेविंग के लिए राजा के गोदामों में रखते थे। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी के जो भूमि के बारे में अभी हमने पैमाइश के बारे में बात की है कि 3 तरह की भूमि में बांटा गया था, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि, निम्न दर्जे की भूमि। और ये भूमि की पैमाइश करने वालों ने जो है आगे उस भूमि के मद्देनजर रख के कि ये भूमि उत्तम भूमि है, इस पे इतना कर लगना चाहिए, तो इस प्रकार से कर व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। वो कर व्यवस्था जो है 1/3 और 1/4 जो है, इतिहासकारों में इस बात को लेकर के भी थोड़ा सा मतभेद बना हुआ है कि वो 1/3 लेता था या 1/4 ही लेता था, लेकिन उत्तम दर्जे की भूमि पे 1/3 के रूप में वो ली जाती थी। उसके बाद हमने बात की है कि जो 1/3 कर के रूप में वो लेते थे, तो क्या वो फसल को बेचने के बाद प्राप्त हुई धनराशि के रूप में जो है 1/3 हिस्सा राज्य को देते होंगे, या फिर जो फसल है उसको ही देते होंगे। तो इस बारे में अब हम डिटेल से पढ़ते हैं कि जो कर है वो नकद के रूप में या फिर जो है फसल के रूप में लिया जाता था, तो वो किस प्रकार से लिया जाता था। भूमि कर की विधियां, कि भूमि कर किस प्रकार से लिया जाता था। भूमि कर की विधियां, तो भूमि कर जो है शेरशाह के समय में 3 तरह से निर्धारित किया गया था। पहला है गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी, और दूसरा है नशक या कनकूट, तीसरा है जब्ती या नकद। तो जो ये गल्ला बख्शी है इसके भी जो है 3 पार्ट थे। खेत बटाई, लांक बटाई, रास बटाई। सबसे पहले हम बात करते हैं गल्ला बख्शी की। तो गल्ला बख्शी जो है सबसे अधिक प्रचलित जो उस समय की भूमि कर की विधि थी, यानी कि फसल जो खड़ी फसल थी उसको ही बांट लिया जाता था, और उसको खड़ी फसल का जब बंटवारा हो जाता है कि सरकार को जो है ये इतना हिस्सा सरकार का है, इतना हिस्सा किसान का है, उस विधि को जो है हम गल्ला बख्शी कहते हैं। तो ये सबसे जो है गल्ला बख्शी जो है सबसे प्रचलित कर की जो विधि थी, जिसमें जो है तैयार फसल होने के बाद जो है मालगुजारी अधिकारी सरकार के बीच में और जो राजा के बीच में जो
भूमि कर के रूप में जो वितरण है उसको जो है वो प्राप्त करते थे। तो गल्ला बख्शी में हमने बात की है खेत बटाई की। यहाँ पे खड़े खेत में ही जो है फसल को निर्धारित कर लिया जाता था कि जो ये खड़ी फसल है इसमें से, जैसे कि ये खेत है, खेत का जो ये बीघा है इसमें ये फसल खड़ी है तो इसके हिस्से कर लिए। तो ये एक हिस्से की जो है राज्य की है और जो ये दो हिस्से हैं ये किसान के हैं। तो लांक बटाई थी, इसमें जो है जो फसल है वो पक जाने के बाद जो है इसका निर्धारण कर लिया जाता था और फसल पकने के बाद जो है जो काट दिया गया है, यानी कि खेत बटाई में तो खड़ी फसल का निर्धारण कर लिया, फसल पकी हुई है उसमें निर्धारण कर लिया कि इतनी फसल 1/3 राजा की है और ये 2 हिस्से किसान के हैं। तो इसमें जो 1/3 राजा की है वो राजा अपने आप ही उसको भूसे से अलग करवाएगा, किसान का उसमें कोई रोल नहीं है। यहाँ पे उसने कर के रूप में राजा ने जो है किसान से ले लिया। तो दूसरा है लंक बटाई। यहाँ पे जो है ऐसे ही खड़ी फसल का काट लिया, खड़ी फसल जो है उसको खड़ी फसल को काट के जो है सारी पूरे खेत की जो फसल है उसको काट लिया गया। काटने के बाद उसको इकट्ठी कर लिया गया और यहाँ पे जो है भूसे में से उसको अलग कर लिया गया और भूसे में से अलग करने के बाद जो है कितनी फसल किसान के हिस्से में आएगी और कितनी जो है उसके रैयत के हिस्से में आएगी, सरकार के हिस्से में आएगी, वो जो है वो अधिकारी उसको आपस में बांट लेते थे किसान के साथ। और तीसरा जो है रास बटाई। रास बटाई में भी जो है फसल को जो है उसके भूसे से अलग करने के बाद भूसे का और फसल का जो है जो हिस्सा रैयत के हिस्से में आएगा और जो हिस्सा किसान के हिस्से में आएगा उसका निर्धारण कर लिया जाता था। 3 तरह की बटाई थी जिसमें हमने बात की, जो है खेत बटाई की जिसमें खड़े खेत का निर्धारण कर लिया जाता था। फिर है लौंक बटाई की। लौंक बटाई में जो है निर्धारण कर लिया खड़ी फसल, पकी हुई फसल को जो है भूसे से अलग करने के बाद कैसे जो है किसान और उसमें बांटा जाएगा। रास बटाई में जो है अनाज से भूसा अलग करने के बाद इसकी बटाई होती थी। तीसरा है नशक या कंकूत। नशक का अर्थ होता है अनुमान लगाना, कि खड़ी फसल का अनुमान लगा लिया जाता है। किसान की जो फसल है पूरे खेत में वो खड़ी है, उसका अनुमान लगा लिया कि कितनी होगी। तो ये अनुमान लगाने के बाद अधिकारियों ने ये अनुमान तो लगा लिया कि फसल कितनी होगी, यानी कि 100 मन निकलेगी, ये अनुमान पहले ही लगा दिया अधिकारियों ने। राजा के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि 100 मन एक बीघे में से जो है धान है या फिर जो गेहूं है या फिर कोई भी दाल है, कोई भी जो फसल है उस समय बोई गई है तो ये 100 मन निकलेगी। तो 100 मन में से जो है 33 मन राजा का है। तो ये पहले केवल अनुमान लगा लिया उन्होंने कि ये खड़ी फसल है, ये इसमें उसकी किस्म को देख करके कि ये जो इसकी जो बलियां हैं वो मोटी हैं या फिर इसकी ग्रोथ अच्छी है, उस ग्रोथ को देख करके अनुमान लगा लिया। बाद में यदि पकने के टाइम पे उसमें कोई बीमारी आ गई या फिर किसी आपदा के कारण वो नष्ट हो गई तो वो हानि किसान भुगतेगा, राज्य को उसमें कोई मतलब नहीं। राज्य को 33% मिलेगा ही मिलेगा, 1/3 राज्य को मिलेगा ही मिलेगा। उसमें से ये नहीं है कि 33 मन से वो किसान मना कर देगा कि नहीं मेरी तो फसल जो है कम निकली है, अनुमान जो है ज्यादा का लग गया था। अब यहाँ दूसरा ये भी है कि यदि 100 मन का अनुमान लगा लिया गया है कि 100 मन गेहूं निकलेंगे और किसान के 110 मन गेहूं निकल आते हैं, तो यहाँ पे 110 मन गेहूं में से 100 मन गेहूं के 33% यानी कि 33 मन ही जो है वो राजा को देगा, जो ऊपर के जो 10 मन बच गए वो किसान को ही फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे अनुमान कभी भी गलत नहीं हुए थे और कभी भी किसान को लाभ नहीं हुआ था। 1-2 मन का जो है आगे पीछे हो गया तो वो बात अलग है, पर ये 10-20 मन का जो है कभी अंतर नहीं हुआ था। हाँ, ऐसा कभी नहीं, बहुत बार होता था कि जो अनुमान लगाया गया है उससे जो है फसल कम हो जाए, कम निकले तो उसका जो है हानि किसान को उठाना पड़ता था। जब्ती या नकद। तीसरी जो किस्म है भूमि कर के निर्धारण की वो थी जब्ती या नकद। इसमें जो है किसान की जो फसल है उसको जो है भूमि के आधार पे, जैसे उत्तम भूमि है तो उसमें जैसे पता है कि 2 फसल तो होंगी या फिर जो बीच का जो थोड़ा सा दायरा है उसमें साग सब्जियां थोड़ा बहुत, कभी कभार तीसरी फसल भी ले ली जाएगी। तो उस पर निर्धारित कर दिया जाता कि ये तो उत्तम दर्जे की भूमि है
और इसमें जो है एक साल में 1 लाख की पैदावार है, ये मान लेते हैं उदाहरण। तो ऐसा जो है मान लेते हैं कि इसमें मान लिया 1 बीघे में जो है 1 लाख की पैदावार होगी, तो उस 1 लाख की पैदावार में से राज्य का हिस्सा जो है 33,000 हुआ। तो 33,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से जो है किसान सरकार को देगा, राज्य को देगा। और यदि जो है वो 1 लाख ना हुई, वो 50,000 ही हुई, तो भी उसको 33,000 देने ही देने होंगे। अगर वो जो है अनाज के रूप में ही देना चाहता है तो वही है कि 100 मन फसल होगी, वो अनुमान है। तो 100 मन से कम हुई तो जो है वो जो किसान को हानि उठानी पड़ी, अधिक हुई तो किसान को ही लाभ हुआ। तो ये व्यवस्था जो है इसमें ये अनुमान के आधार पे कि 4-5 साल के लिए अनुमान लगा लिया जाता था कि 4 साल में किसान के पास जो है उसकी आय 5 लाख रुपए हो जाएगी। तो 5 लाख में से राज्य को 1/3 देना ही देना पड़ेगा। जितना भी वो जो है 5 साल का बनेगा, तो 5 साल के हिसाब से अनुमान लगा लिया जाता। और वो उस व्यवस्था का दोष ये निकला कि इसमें 4-5 साल में मान लिया 1-2 साल तो फसल अच्छी हो गई, और 1-2 साल जो है किसान की बारिश की वजह से या फिर कम जो सिंचाई व्यवस्था की वजह से, किसी भी कारण से, चाहे वो जो है फसल में आई हुई बीमारी है, चाहे फसल को पानी कम मिलना है, चाहे फसल का वैसे ही जो है मौसम के अनुसार कम होना है, तो उसके अनुसार यदि फसल कम हुई है तो किसान को ही हानि उठानी पड़ेगी। 4-5 सालों की जो ये व्यवस्था थी, ये जो है इसमें राज्य को ही फायदा था, किसान के लिए फायदा बहुत ही कम था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने बात की है शेरशाह के जो कर निर्धारण की जो विधियां थी कि उसने कर कैसे निर्धारित किया। गल्ला बख्शी की हमने बात की, जिसमें हमने 3 तरह की खेत बटाई देखी। खड़ी फसल का निर्धारण कर लिया उन्होंने पकने से पहले, फिर पकने के बाद जो है काटी हुई फसल का निर्धारण कर लिया, और फिर जो है भूसे से अलग करने के बाद फसल का निर्धारण कर लिया। नकश या कूद में भी अनुमान लगा लिया कि फसल जो है 10,000 की होगी, उसमें से हुई वो 5,000 की। तो अनुमान के आधार पे 10,000 की हुई है, तो उसमें से 3,500 जो है उसको देने ही पड़ेंगे राज्य को, ना कि जो है कम होने के बाद कम देना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे ही जब्ती का था, 4-5 साल के लिए अनुमान लगा लिया जाता, तो वो अनुमान यदि गलत सिद्ध भी होते, चाहे वो फसल ज्यादा होती तो किसान को लाभ हो जाता, कम होती तो किसान को हानि हो जाती। तो ये जो है भूमि कर की विभिन्न विधियां थी। तो इसके बाद जो है बात करते हैं शेरशाह ने जो है इसके बाद पट्टा और कबूलियतनामा भी लिखवाया था। पट्टा वैसे तो आम रूप में हम पट्टा जो है ठेके के लिए यूज करते हैं। ठेका मतलब जब किसी किसान की भूमि पे दूसरा कोई व्यक्ति जो है कृषि करता है और बदले में उसको जो है वो सालाना जो है एक आय निश्चित कर ली जाती है कि एक जो बीघा है, एक जो बीघा है उसमें से कितनी जो है भूमि के मालिक का हक होगा, तो वो निश्चित कर लिया जाता है, उसको ही पट्टा बोलते हैं। तो लेकिन ये जो पट्टा है, यहाँ पे पट्टा शब्द का अर्थ जो है भिन्न है। तो पट्टा और कबूलियतनामा जो है शेरशाह ने यहाँ पे लागू किया था। पट्टा व कबूलियतनामा। पट्टा व कबूलियतनामा की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो व्यवस्था थी वो किसान और जो सम्राट था उन दोनों के हितों को ध्यान में रख करके ही जो है बनाई गई थी, जिसमें जो पट्टा था, पट्टा प्रत्येक किसान को सरकार देती थी, जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, भूमि किस प्रकार की है, इसमें जो है सरकार प्रत्येक किसान को पट्टा देती थी, जिसमें ये लिखा होता था कि उसकी भूमि की किस्म क्या है, यानी कि उसकी भूमि की किस्म में कि वो भूमि उत्तम दर्जे की है, मध्यम दर्जे की है, निम्न दर्जे की है। तो उसके पास क्षेत्रफल कितना है, मीन्स उसका कितने बीघे हैं, उसके पास कितने क्षेत्रफल की जो भूमि है उसके पास है, वो 1 बीघे है, 2 बीघे हैं, 10 बीघे हैं, 100 बीघे हैं, कितने बीघे हैं, कितना क्षेत्रफल है, क्या उसकी आय के सोर्सेज हैं, वो सारी चीजें लिखित रूप में जो है सरकार किसान को जब देगी भूमि की पैमाइश करवा के, तो उसको पट्टा बोलते थे।
कबूलियतनामा में ये था कि ये कबूलियतनामा सरकार किसान से लेती थी, जिसमें जो है ये होता था कि जो सारी ही सेवाएं हैं, सारी ही सेवाओं के बदले में किसान सरकार की बातें मानेगा, सरकार की सारी शर्तें मानेगा, वो ये कबूल करता था। तो उन कबूल करने के बाद जो है लिखित रूप में उन किसानों के हस्ताक्षर होते थे। बदले में जो किसान सरकार किसानों को जो सेवा दे रही है, उसके बदले में जो किसानों से सरकार चाहती है, बदले में जो सेवा चाहती है, उन शर्तों को लिखित रूप में हस्ताक्षर करवाते थे, उनको जो है कबूलियतनामा कहते थे। और ये दोनों ही व्यवस्थाएं किसान और जो सरकार है उनके लिए जो एक अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए जो है बनाई गई व्यवस्थाएं थी। तो इस प्रकार सरकार द्वारा जो है पट्टा और कबूलियतनामा को भी यहाँ पे लागू किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं किसानों की भलाई से संबंधित, किसानों की भलाई से संबंधित। तो किसानों की भलाई से संबंधित उपाय यहाँ पे शेरशाह सूरी ने सम्राट के रूप में रहते हुए किए। तो यहाँ पे वो हमेशा ही चाहता था कि जो किसान है उसको किसी प्रकार से भी जो है हानि न पहुंचे राज्य की तरफ से। इसके लिए जो है उसने भरपूर उपाय भी किए। जैसे उसने अपने अधिकारियों को ये सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि जब सेनाएं कूच करेंगी युद्ध के लिए तो वो फसलों को बर्बाद नहीं करेंगी। यदि बड़ी मात्रा में सेना कहीं से कूच कर रही है और किसी किसान की फसल बर्बाद हो जाती है उसमें, तो उस बर्बाद फसल का मुआवजा जो है सरकार जो है किसानों को जरूर देगी। तो दूसरा उसने ये भी जो है उपाय कर रखे थे कि यदि जो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी हैं किसानों के पास जाकर के उनसे अमानवीयता का व्यवहार न करें, बल्कि जब वो उनसे उनकी भूमि के निर्धारण के बारे में, कर निर्धारण के बारे में बात करें तो बड़ी नम्रता का व्यवहार करें, नम्रता से उनसे बातचीत करें। और जो जब वो कर इकट्ठा करने जाएं तो जो है ऐसी नम्रता ऐसी की जरूरत नहीं है, और उस समय पे जो है अपने अनुसार वो कर इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जब वो उनको कर के बारे में समझाएं, उनकी भूमि की किस्म के बारे में समझाएं, तो उनके व्यवहार में नम्रता का होना आवश्यक है। तो किसानों के शोषण के जो पहले किसानों का शोषण जो है अधिकारी करते थे, उनके लिए भी उसने उचित उपाय किए। और अब जो है किसानों का और रैयत किसानों का और सरकार का सीधा संबंध स्थापित हो गया था। यहाँ पे समय समय पे जो है शेरशाह सूरी स्वयं भी किसानों के साथ जो है व्यक्तिगत रूप से मिलजुल कर जो है उनकी समस्याओं को जानने का बीच बीच में प्रयास करता रहता था। तो यहाँ पे किसानों ने जो है शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित व्यवस्था से राहत की सांस ली और काफ़ी जो है उन्होंने फ़ायदा उठाया। और शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित की गई इस व्यवस्था से राज्य को भी, सरकार को भी बहुत फ़ायदा मिला। और जो ये व्यवस्था थी, चाहे वो कबूलियतनामा लिखवाना था, पट्टा था, या विभिन्न प्रकार की विधियां कर निर्धारण की थी, उससे जो है किसानों की बजाय सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और यहाँ पे आर्थिक रूप से संपन्नता शेरशाह सूरी के साम्राज्य में बढ़ती गई। तो किसानों के लिए भी भरपूर उपाय उसने किए कि उनके ऊपर अत्याचार न किया जाए, उनका शोषण न किया जाए, उनकी फसलें यदि सेना बर्बाद कर देती है तो युद्ध के लिए जाते समय तो वो उसका मुआवजा भी सरकार देगी किसान को। तो इस प्रकार से उसके विभिन्न राहत उपायों से किसानों ने राहत की सांस ली। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इस व्यवस्था में इतने सारे जो है उसने सुधार किए और भूमि की पैमाइश करवाई और भूमि की किस्में निर्धारित की और उन किस्मों के आधार पर विभिन्न कर विधियों को लागू किया। तो उसके रहते जो है उस व्यवस्था में बहुत सारे जो है दोष थे। तो वो कौन कौन से दोष थे, उन दोषों की हम चर्चा करते हैं। क्या क्या जो है कमियां रह गई थी शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था में और पूर्ण रूप से वो क्यों सफल नहीं हो पाई। सबसे पहली जो मुख्य कमी थी ये पुरानी व्यवस्था पे ही आधारित थी। हालांकि कुछ एक परिवर्तन जो है शेरशाह सूरी ने जरूर किए थे, लेकिन पुरानी व्यवस्था पे आधारित थी। पुरानी व्यवस्था के तहत जब अधिकारी कर वसूलने जाते तो वो शोषण करते थे। जो आम
जनता थी, रैयत थे, उनका शोषण करते थे और वो शोषण से जो है उन अधिकारियों को मुक्त नहीं कर पाए, क्योंकि शोषण तो उनकी रग रग में था और व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति पे वो नजर नहीं रख सकता था। तो पूर्णतः शोषण से मुक्त जो है किसानों को वो नहीं कर पाया था। अब भी जो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी थे वो रैयतों का शोषण करते ही थे। दूसरा जो है जैसे कि जो विधि थी, नकद के रूप में जो फसल का जो भुगतान था, इसमें ज्यादातर फायदा सरकार को ही होता था, क्योंकि 5-7 साल के लिए यदि किसी 5-7 साल के लिए किसी भी किसान की, किसी भी रैयत की जो फसल है उसका निर्धारण कर लिया जाता है, तो उसके निर्धारण के बेस पे जो है हम ये तो देख लेते हैं कि सरकार ने जो है निर्धारित कर दी, किसी वर्ष एक आध साल फसल अच्छी हो गई और बाकी समय फसल अच्छी ना हुई तो उसको नुकसान ही उठाना पड़ता था। उसको जो है ज्यादातर मामलों में किसान को इससे हानि ही हुई है। इस व्यवस्था से लाभ जो है सरकार को ही होता था, तो इससे किसानों को कोई खास लाभ नहीं हुआ था। तो इसके अलावा जो है भूमि कर के अलावा किसान को और भी जो है बहुत सारे कर देने पड़ते थे। जैसे कि अभी हमने देखा कि आर्थिक रूप से जो अपने आप को मजबूत करने के लिए और बुरे समय के लिए किसान के पास 2.5% देना होता था, या भूमि के कर के अलावा जो है उनको जरिमाना देना होता था और किसान उनसे कबूलियतनामा लिखवा लेती थी। तो ये सारी ही चीजें थी जिससे किसान का जीवन कष्टमय हो गया था। इसके बाद जो है बात करते हैं कि जो औसत दर्जे की भूमि थी उसके साथ ही जो उत्तम दर्जे की भूमि थी, यानी कि 3 तरह की भूमि की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। उत्तम दर्जे की भूमि, मध्यम दर्जे की भूमि या फिर निम्न दर्जे की भूमि। और मध्यम दर्जे की जो भूमि है उसको एवरेज भूमि में लगा सकते हैं हम, औसत दर्जे की भूमि में लगा सकते हैं। तो औसत दर्जे की किसानों को भी कई बार जो है उत्तम दर्जे की भूमि के बराबर ही कर देना पड़ता था। तो उनको उस बात से फायदा क्या हुआ, औसत दर्जे की भूमि में फसल तो कम होगी और उनको जो है कर जो है उत्तम दर्जे की भूमि के समान ही देना पड़ेगा। तो उससे किसान को कई बार ही नहीं, काफी बार नुकसान का सामना करना पड़ा है। और सरकारी माल गुजारी जो है नकद रकम के निर्धारण में काफी समय लग जाता था, जो कि जिसमें से काफी भूलें हो जाती थी। जैसे कि भूमि कर के रूप में वो नकद इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब जो फसल है उसका निर्धारण कर रहे हैं और उसके बेस पे ही जो है फसल को निर्धारित करके वो जो है 4-5 साल के लिए उन्होंने निर्धारित कर लिया। तो उसको लिख लिया कि एक साल की जो है इतने मन की, 1 बीघे की जो है पैमाइश की गई है कि 1 बीघे में से 20 मन ही गेहूं निकलेंगे। तो 20 मन में से जो है सरकार का 6-6.25 मन जो है देना है। तो कई बार जो है ये लंबी चीजें चलने से 5-7 साल के लिए लिख लिया कि इतनी इतनी वो सालाना उसको देनी पड़ेगी नकद के रूप में सरकार को, किसान को। तो लंबी लिखने के बाद कई बार बहुत सारी भूलें हो जाती थी किसान को, जिससे काफी हानि उठानी पड़ती थी। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था थी ये जो है पूर्णतः किसानों को शोषण मुक्त जो है न कर पाई, और अब भी सरकार के अधिकारी किसानों का शोषण कर रहे थे। तो ये व्यवस्था लंबे समय के लिए जो है लागू करने के कारण किसानों को हानियां उठानी पड़ रही थी। यहाँ पे कई बार जो है जो उत्तम दर्जे की भूमि थी उसके बराबर में ही जो है औसत दर्जे की भूमि के किसानों को कर अदा करने पड़ते थे। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे और कर जो है किसानों पे लगाए गए थे। तो किसानों की जो दयनीय स्थिति थी उसमें उसको जो है दूर करने में शेरशाह सूरी जो है सफल नहीं हो पाया था। यदि इस व्यवस्था के गुणों की बात करें तो एक नई व्यवस्था जो है लोगों को दी, उसने भूमि की पैमाइश करवाई, एक नए जो है गज का उसने निर्माण करवाया। जैसे कि पहले 33 अंगुल का होता था और गज सिकंदरी उसको कहते थे, तो यहाँ पे इसने जो है 32 अंगुल का गज निर्धारित के आधार पर जो है भूमि की पैमाइश करवाई और 60 बाई 60 का 1 बीघा जो है इसने बनवाया। तो इस प्रकार से भूमि की पैमाइश करवाना और भूमि की पैमाइश के बाद किसानों को लिए विभिन्न राहत के कार्य करना और नकद के रूप में फसल का भुगतान किसान करना चाहता है या फिर अपनी उपज के रूप में करना चाहता है, वो सालाना करना चाहता है या 5 साल के लिए करना चाहता है, 4 साल के लिए, वो भी उसमें भी किसानों की राय शामिल होती थी। ये नहीं था कि किसानों पे सरकार थोप देती थी कि आपने इतने, ये जो है आपके लिए पूरे 5 साल के लिए ही है या 1 साल के लिए है,
तो उसमें किसानों की भी जो है मंजूरी होती थी। और यहाँ पे हालांकि हमने ये भी बात की कि जो अधिकारी थे किसानों का शोषण करते थे, लेकिन शेरशाह ने उनके लिए कठोर नियम भी बनाए थे। गुप्तचर व्यवस्था जो है उसकी बड़ी मजबूत थी। तो यहाँ पे विभिन्न गुप्तचर भी शेरशाह सूरी ने तैनात कर रखे थे कि जो समय समय पे सारी जानकारी राजा को देते थे कि किस समय पे कौन सा जो अधिकारी है किस एरिए के लोगों के साथ जो है शोषण उनका शोषण कर रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से कई रूपों में जो है ये शेरशाह सूरी के द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे वो बड़ी अच्छी भी साबित हुई है। तो अंत में मूल्यांकन के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो नई भूमि की पैमाइश के बाद जो नई एक कर प्रणाली लोगों के लिए जो है ये एक वरदान भी साबित हुई। और अपने थोड़े से टाइम पीरियड में शेरशाह ने काफ़ी कुछ किया। एक इतिहासकार हैं कानूनगो, वो लिखते हैं कि शेरशाह सूरी यदि 10-20 साल और जीता तो किसानों की स्थिति थी वो कुछ और ही होती, क्योंकि यहाँ पे उसने जमींदारों का जो नामो निशान है वो पूर्ण रूप से मिटा देना था। और जो है किसानों के लिए काफ़ी सारे सहूलियत के काम तो वो कर ही रहा था। आने वाले समय में भी यदि वो जीता तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे ही जो है आगे किसानों को और भी राहत मिलती और यहाँ पे जमींदारों के शोषण से जो है उनको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती और वो जो है अपनी भूमि के स्वयं मालिक होते और जमींदारी व्यवस्था का बिल्कुल ही अंत हो जाता। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने पढ़े विभिन्न राजस्व से संबंधित सुधार शेरशाह सूरी ने जो अपने साम्राज्य में लागू किए थे। इससे पहले हमने जो है उसके प्रशासनिक सुधार पढ़े थे। आगे के जो लेक्चर होंगे उसमें हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के जो न्याय व्यवस्था है, जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं, आगे हम उनकी चर्चा करेंगे। उसकी पुलिस व्यवस्था थी, गुप्तचर व्यवस्था थी। तो ये जो छोटे छोटे से थोड़े से जो टॉपिक्स रहते हैं उनको हम आगे के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आपने जो ये पढ़ा है आज भू राजस्व सुधार, तो इनको आप एक बार डिटेल से पढ़िएगा। और यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसके लिए जो है आप क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है लिख सकते हैं, जिनका आंसर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।